हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 8 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने वैदिक पीरियड फर्स्ट को स्टडी किया था और उसमें हमने देखा था कि ऋग वैदिक पीरियड का सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन किस तरीके का था। आज है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 9, और इस यूनिट में आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैदिक पीरियड सेकेंड पार्ट, यानी लैटर वैदिक पीरियड को हम लोग इसमें देखेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या इसमें इसका सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन कैसा था। तो जब हम इस लेक्चर को पढ़ रहे होंगे, ये पूरी तरीके से स्टडी मटेरियल पर आधारित लेक्चर है। अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, या फिर लेक्चर देखने के बाद बुक पढ़िए। और अगर नहीं है तो अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो पूरे के पूरे बुक का ये निचोड़ है, ठीक। इससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम क्या सीख पाएंगे आज, तो हम सोर्सेज को देखेंगे। और सोर्सेज में किसे, तो लैटर वैदिक सोसाइटी के सोर्स को देखेंगे। हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद न्यू मेटल, आयरन के बारे में जानेंगे, जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज दो तरीके के, एक लिटरेरी और एक आर्कियोलॉजिकल। हम लोगों ने देखा। जब लिटरेरी सोर्स हम लेटर वैदिक पीरियड का पढ़ते हैं, हमने ऋग वैदिक पीरियड पढ़ा था जो कि 1000 बीसी तक था। अब 1000 बीसी के बाद से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय था वो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। इस वक्त का लिटरेरी सोर्स क्या क्या था, तो 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद हम जान रहे हैं। अब आप कहिएगा ऋग्वेद तो वो ऋग्वैदिक पीरियड में था, हाँ, लेकिन उस वक्त जो हमने पढ़ा था कि 2 से लेकर के 7 मंडल, टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 मंडल वो पहले ही ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। लेकिन 1, 8, 9, 10 ये 4 मंडल जो है वो बाद में ऐड हुआ, जो कि लेटर वैदिक टाइम में ऐड हुआ। तो 10वां मंडल जो है वो 10वां मंडल ऋग्वेद का जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया। और क्या क्या सोर्स है, सामवेद संहिता को हम लोग पढ़ेंगे। सामवेद संहिता जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद का जितने भी श्लोक हैं उसमें टोन दिया गया, एक संगीत का रूप दिया गया है सामवेद संहिता में, ठीक है। फिर हम यजुर्वेद भी इसका एक सोर्स है। यजुर्वेद में क्या बताया गया है, तो रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, युद्ध के नियम के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद जो है ये फोक ट्रेडिशन को बताता है, यानी मैजिकल फार्मूला, जादू, झाड़ फूंक, ये सब अथर्ववेद में आता है। ये 4 वेद जो हैं, जिसमें ऋग्वेद का 10th मंडल, 10वां मंडल, उसके उसके साथ साथ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 प्लस ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये सब लिटरेरी सोर्स में आता है। उसके साथ साथ ब्राह्मणाज भी एक लिटरेरी सोर्स है जो कि वेद के बारे में बताता है। तो ये सारे लिटरेरी सोर्स हो गए लेटर वैदिक पीरियड के, ठीक है। अब हम जान लेते हैं, ठीक है, अब हम जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो यूज ऑफ आयरन सजेस्टेड बाय बोथ द सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो या लिटरेरी सोर्स हो, दोनों ने एक बात को तो प्रमाणित कर दिया है कि उस वक्त आयरन का यूज हो रहा था। कब, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड का समय 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के साथ के पास आसपास, ठीक। एक्सपेडिशन हुआ ऑफ आयरन ओर इन कहाँ, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और बाद में साउथ बिहार में। ये सारे जगहों पर जब एक्सपेडिशन हुआ, जब इसकी खुदाई हुई, यहाँ पे एक्सपेडिशन होगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इस जगह एक्सपेडिशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन, या फिर हाँ कह सकते हैं, यहाँ अगर एक्सप्लॉयटेशन दिया है तो ये कहना चाह रहा है कि यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, उसके बाद कुछ दिन बाद के समय में साउथ बिहार में आयरन ओर का यूज हो रहा था, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन यहाँ दे दिया। उसके बाद एक और टर्म जो हम लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे वो है आया। और आया को ऋग्वेद में आयरन कहा गया है।
ऋग्वेद में आया एक शब्द है जिसका अर्थ शायद आयरन होता होगा, ऐसा कहना है, लिटरेरी हिस्टोरियंस का ये कहना है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो श्याम आया, यजुर्वेद में श्याम आया लिखा हुआ है। श्याम आया मतलब वो काली चीज़ कोई, तो वो क्या होगा, आयरन ही होगा। या फिर कृष्ण आया, तो हम जान रहे हैं कि कृष्ण का ही जो ये रूप है, एक कृष्ण भगवान के और एक श्याम, ये सब का अर्थ ही होता है श्यामला, काला, ठीक ना। तो इसलिए श्याम आया यजुर्वेद में कहा गया है, और कृष्ण आया ब्राह्मण में कहा गया है, किस चीज़ को, आयरन को। इतना ध्यान देंगे। उसके बाद मोर देन 700 PGW साइट्स फाउंड अलोंग अपर गंगा बेसिन, और लेटर वैदिक पीरियड में हमें 700 पॉटरी ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर का हिंदी अगर मैं बोलूँ तो शायद चित्रित धूसर, इस तरीके से कुछ हिंदी है, आप लोग देख लेंगे हिंदी मीडियम वाले। तो पेंटेड चित्रित धूसर पॉटरी कुछ इसी तरीके से है ना। फाउंड अलोंग अपर गंगा बेसिन, अपर गंगा बेसिन में ये दिखता है। तो जब भी आएगा कि PGW साइट्स कब देखा गया है, तो ये लेटर वैदिक पीरियड में भी देखा गया है। उसके बाद बानस कल्चर है साउथ राजस्थान का, जहाँ पे BRW मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, काली लाल वेयर जो होता था हिंदी में, ये सब हमें बानस कल्चर से दिखा है। तो ये भी लेटर वैदिक पीरियड का एक सबूत है। PGW भी एक सबूत है लेटर वैदिक पीरियड का, और BRW ब्लैक एंड रेड वेयर भी एक सबूत है लेटर वैदिक पीरियड का। तो ये सारे हमने सोर्सेज देख लिए। अब हम देखते हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे। तो जब आयरन डेवलप हुआ तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आयरन का यूज किया गया, कुदाल में, कचिया में, या फिर वो हल जोतने वाले में, वो सब में आयरन का यूज किया गया। जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। उसी तरीके से सॉकेटेड एक्सेस, सॉकेट वाला कुल्हाड़ी जिसमें सॉकेट होता था ताकि उसमें हम लकड़ी को फंसा सके। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो अलग पढ़ते थे कि इस तरीके का पत्थर होता था इस आकार का, और उसमें लकड़ी को टाई कर दिया था, ऐसे करके बांध दिया जाता था। लेकिन अब जब आयरन इम्प्लीमेंट बना तो अगर ये एक्स है तो यहाँ पे एक सॉकेट बनाया गया, यहाँ पे इस तरीके से एक सॉकेट बनाया गया, और इस सॉकेट से आप लकड़ी को निकाल करके घुसा करके आप इससे एक अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते थे उस पर, और कुल्हाड़ी का अच्छे से यूज कर सकते थे। तो वही सॉकेटेड एक्सेस जो हैं उस वक्त, मतलब सॉकेट वाला कुल्हाड़ी, वो उसका हमें यहाँ पे प्रमाण मिलता है। वही आयरन टिप्ड प्लॉ शेयर, ये सब हम लोग जान रहे हैं कि प्लॉ में जो है, मतलब हल के नीचे जो है, ये अगर ये हल होता है अगर, तो हल के ये इस वाले रीजन में आयरन का वो डाल दिया गया था ताकि मिट्टी को वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, तो ले करके मिट्टी को अच्छे से कोड़ सके। ठीक है, इसके साथ साथ कुदाल भी हमें दिखता है, कुदाल जो कि लोहा का कुदाल, उसका यूज हुआ, और आयरन टिप्ड एरो हेड, और एक तीर हमें दिखी, जैसे जो हम लोग महाभारत में जिसका जिक्र भी किया हुआ है कि एरो के आगे, तीर के आगे लोहा का नुकीले तरह से लोहा लगाया जाता था। तो वो भी हमें इस काल से मिलता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी कि आयरन टेक्नोलॉजी के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इससे प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी कैसा था उस वक्त का। तो आयरन का खोज क्योंकि हो चुका था, और आयरन का खोज होगा तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा। लेकिन पास्चरलिज्म कंटिन्यूड थी, वो पहले से चलता आ रहा था, एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पास्चरलिज्म घटा, पास्चरलिज्म जो है वो कंटिन्यू रहा। आप लोग पास्चरलिज्म समझ रहे होंगे, गाय मतलब कैटल को लेकर के जो लोग एक जगह से दूसरे जगह कैटल को फीड कराने के लिए, घास चराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, तो वही पास्चरलिज्म होते हैं, पास्चरलिस्ट होते हैं। उसके बाद डाइट में देखें तो राइस का हमें मिलता है, राइस जो है वो स्टेपल डाइट हुआ करता था उस वक्त।
पीजीडब्ल्यू और बानस जो है वहाँ पे राइस का सबूत हमें देखने को मिला है। पीजीडब्ल्यू कल्चर में ये वक्त ही पीजीडब्ल्यू कल्चर का था, और बानस कल्चर जो साउथ राजस्थान का था, जहाँ पे बीआरडब्ल्यू मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर था, वो दोनों ही कल्चर में हमें राइस देखने को मिला है। अब आप लोग समझ रहे होंगे पीजीडब्ल्यू बीआरडब्ल्यू, देखिए पिछले लेक्चर में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि बर्तनों के आधार पर किसी पूरे के पूरे उस माहौल को, उस पीरियड को बताया जाता है, क्योंकि उस वक्त का बर्तन मिला है हम लोगों को। तो ये चीज़ तो ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये बर्तन जिस समय में था उस समय का सोसाइटी ऐसा था। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि पीजीडब्ल्यू वाले समय में, पेंटेड ग्रे वेयर समय में, और बानस कल्चर, बानस में ब्लैक एंड रेड वेयर वाला बर्तन था। बानस एक जगह का नाम है साउथ बिहार में। तो ये सब समय में राइस का यूज़ होता था। तो इस चीज़ों को आप लोग समझिए। चावल को और भी नामों से जाना जाता था, जैसे व्रीहि, तंदुला, साली, ये सब चावल के नाम थे अलग अलग, जो कि हमें लेटर वैदिक पीरियड के सोर्सेस से पता चलते हैं। डबल क्रॉपिंग भी होता था, मतलब एक साथ दो दो फसलें उगाई जाती थी, जैसे बार्ली और राइस। इससे पहले हमने जब हड़प्पा पीरियड पढ़ा था तो वहाँ भी हमें डबल क्रॉपिंग का कुछ सबूत कालीबंगा से मिला था, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो। ठीक, दूसरी तरीके से डबल क्रॉपिंग, बार्ली और राइस, ये दो का क्या होता था, एक साथ उपजता था ये दोनों ही चीज़ें। उसके साथ साथ एक जो अजीब चीज़ है, मतलब आश्चर्य करने वाला चीज़, कि उस वक्त जो हल जोता जाता था उसमें किसी हल में 8 गायें होती, बैल होता था, किसी में 12, और यहाँ तक कि 24 बैल वाला हल भी हमें देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त का जो खेती होती होगी, हल जो चलता होगा, वो कितना भयंकर, कितना बड़ा विशाल होता होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं उसी इकोनॉमी में कि पास्चरलिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ। तो मिक्स्ड फार्मिंग होना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि कल्टीवेशन के साथ साथ हर्डिंग भी होता था, मतलब खेती के साथ साथ जो है वो चरावाही, मतलब चरवाहा वाला भी काम होता था। कैटल को लोग चराते भी थे, पास्चरलिस्ट जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे सेडेंट्री सेटलमेंट होना शुरू किया, लोग एक जगह बसने लगे, खेती करने लगे। और खेती का, क्योंकि खेती में ग्रोथ हुआ तो ज़्यादा उपज आने लगा, तो नीड कम हो गया, तो लोग कैटल लेकर के एक जगह बसने लगे, क्योंकि अनाज ज़्यादा होने लगा, और उससे कैटल कैटल को, गाय भैंस को जो है वो फॉडर मतलब खाना भी मिलने लगा। तो इसलिए लोग एक जगह बसने लगे, और जब लोग एक जगह बसेंगे तो घर बनाएंगे, और घर भी बनाए थे जो कि दीवार से घिरा हुआ घर था। तो ये चीज़ दिखाता है कि लोग अब घर बनाना शुरू कर दिए थे, वो भी पूरी तरीके से फोर्टिफाई मतलब घेर करके, ताकि बाहरी खतरा से बच सके। ड्यूरेबल मटेरियल का यूज़ किया जाने लगा घरों को बनाने में। इससे ये साबित होता है कि लोग जब सेडेंट्री मतलब एक जगह रहना शुरू किए, बसना शुरू किए, तो वो घर में जो सामान लगाते थे वो लंबे समय तक टिकने वाला सामान लगाते थे। मतलब अब वो लोग लंबे समय तक एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ से ये मिलता है। रिचुअल्स में भी कुछ चेंजेज आए। रिचुअल्स कैसा हुआ, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया रिचुअल्स। मतलब पहले जो सेक्रीफाइस होता था कैटल को बचाने के लिए सिर्फ होता था, अब ये सेक्रीफाइस जो है वो कंट्रोल करने के लिए हो गया। पहले सिर्फ अपने इकोनॉमी को बचाना होता था। ऋग्वैदिक पीरियड में हमने देखा कि गायों को बचाने के लिए लोग यज्ञ करते थे, लेकिन यहाँ पे दिखता है कि अब लोग किसी खास एरिया पे कंट्रोल करने के लिए यज्ञ करने लगे, बलि देने लगे, है ना। या फिर जितने भी ट्राइब थे जो उसको अपने अधीन रखने के लिए सेक्रीफाइस करने लगे, बलि देने लगे, यज्ञ करने लगे। तो ये सारी रिचुअल्स में अब चेंजेस देखने को आई। पहले जो सिर्फ अपने पशुधन के लिए रिचुअल होता था, अब वो एक कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, एक राज्य स्थापित करना चाहते थे, जहाँ किसी एक इंसान का ज़्यादा वर्चस्व हो सकता था, या फिर किसी एक ग्रुप का ज़्यादा वर्चस्व हो सकता था। वो हमें इसमें देखने को मिलता है।
इमर्जिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। अब लैंड का महत्व बढ़ गया। सीधी बात है, जब लोग सेडेंट्री लाइफ जिएंगे, जब लोग एक जगह रहना शुरू करेंगे, जब वो लंबे समय तक चलने वाला घर बनाएंगे, जब वो अपने घर को दीवारों से घेरेंगे, बाउंड्री से घेरेंगे ताकि बाहरी खतरों से बचा जा सके, मतलब ये है कि अब वो लैंड की मतलब भूमि के महत्व को समझने लगे और अब वो उसके लिए मेहनत करेंगे, है ना। तो लैंड का इम्पोर्टेंस बढ़ा। घर में गृहपति होते थे जो घर के मुखिया कहलाते थे, है ना। वो उनके पास ही सारा धन का अधिकार होता था। वैश्य जो होता था, वैश्य का काम ही था, जो पहले ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों ने विष पढ़ा था, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा विष क्या था। विष एक लोगों का समूह था जो कि एक कान बनाता था, एक ट्राइबल समूह को बनाता था। वही विष के लोग अब वैश्य हो गए। अब ये क्या करते थे, प्रोड्यूसिंग क्लास हो गए। अब ये उपजाते थे, मतलब खेती करना, ये सारा काम अब वैश्य का होता था। तो वैश्य जो है वो प्रोड्यूसिंग क्लास हो गया सोसाइटी का। फिर बचा क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये हम आगे आगे के लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब का डिवीजन हुआ, वो हम आगे देखेंगे। तो जिस तरीके से वैश्य अब वो प्रोड्यूसिंग कान हो गया, उसी तरीके से क्षत्रिय जो है उसके पास बाहुबल का परिचय देते हुए वो लोगों को बचाने के लिए, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते थे। और ब्राह्मण का काम होता था लोगों को भगवान से मिलाना और उसके लिए काम करना, यज्ञ करना, सेक्रीफाइस करना, ये सब के लिए ब्राह्मण काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी थी। अब वैश्य जो होते थे, क्षत्रिय को उसके काम के लिए जो वो प्रोटेक्शन का काम करता था, और ब्राह्मण को उसके काम के लिए जो वो भगवान के लिए काम करते थे, यज्ञ कराने का काम करते थे, ये सब के बदले में खाद्य सामग्री वैश्य को ही उन्हें करना पड़ता था। क्योंकि वैश्य जो है ये प्रोड्यूसिंग क्लास था, ये बिजनेसमैन होता था, ये प्रोड्यूस करता था, मर्चेंट वाला काम करता था। तो इसको सुरक्षा चाहिए, तो वैश्य को सुरक्षा क्षत्रिय देता था। और इसे जब यज्ञ की जरूरत होती थी तो वो ब्राह्मण करते थे। तो ब्राह्मण को भी ये लोग दान और दक्षिणा दिया करते थे ताकि मोरल अपलिफ्टमेंट जो है वो बना रहे। तो ये कुछ स्टोरी था किस तरीके से अब एक ग्रुप बनने लगा और अब एक पर्टिकुलर सेडेंट्री लाइफ जो है वो शुरू हो चुका था। अब हम बात करते हैं पॉलिटी एंड सोसाइटी की। पॉलिटी और सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी में क्या था, अब पहले जो जन हुआ करता था, अब जनपद आना शुरू हो गया। मतलब एक अलग, मानिए एक जन का ग्रुप यहाँ था, कुछ जन यहाँ थे, कुछ जन यहाँ मिलके ग्रुप बने, ये सब मिल करके एक जनपद बन गया। बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि कुछ और ये एक जनपद हो गया, फिर एक जनपद हो गया जिसमें ढेर सारे जन थे, वो सब मिला के एक महाजनपद बनता है। तो वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से महाजनपद का भी उदय हुआ। लेकिन अभी ये जानना है कि जन से क्या बना है, जन से बना है जनपद। ठीक, जो ऋग्वैदिक पीरियड में जन था अब वो जनपद हो गया। उसके बाद एक शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का उदय हो चुका था। मतलब लोग अब जैसे ही एक जगह बसेंगे तो एक राष्ट्र बनाएंगे, उस पर अधिकार होगा, उस पर अलग अलग रूल और रेगुलेशंस होंगे। तो अब राष्ट्र एक शब्द जो है वो उभर करके आया। ट्राइबल आइडेंटिटी जो है अब वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी बन चुकी थी। पहले लोग कहते थे मैं इस ट्राइब का हूँ, मैं इस ट्राइब का हूँ। अब लोग कहते थे मैं इस जगह का हूँ, मैं इस जगह का निवासी हूँ। अब वो ट्राइब जो है वो अब टेरिटोरी बन गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। टेरिटोरियल आइडेंटिटी के अगर एक एग्जांपल दूं कि कैसे ट्राइबल जो है अब वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी हो गया, कैसे एक जन जो है अब वो एक किसी खास जगह पर रहने लगे। मान लेते हैं एक कुरु ट्राइब था और वो कुरु में एक भरत कान था और एक पुरु कान था, है ना। ये दोनों मिलकर के कुरु बना दिया। अब ये कुरु एक खास एरिया में शासन करने लगे। तो अब ये लोग भरत और पुरु ये नहीं कहेंगे कि मैं भरत हूँ, मैं पुरु हूँ, वो सब बोलेंगे कि मैं एक कुरु जगह पर रहता हूँ, जो कि पांचाल, जो कि कुरु कुरु एक जगह है। जगह मान लीजिए, आगे हम लोग महाजनपद में कुरु, पांचाल, मत्स्य, सरसेन, अशक, अवंती, गांधार, कंपोज, ये सब को हम पढ़ेंगे, महाजनपद हैं ये सब। तो उस एरिया में अब मैं रहता हूँ, ऐसा कहेंगे भरत और पुरु। अब ये वो नहीं कहेंगे कि मैं भरत हूँ, मैं पुरु हूँ। अब ये लोग बोलेंगे मैं कुरु एरिया में रहता हूँ, मैं कुरु
ग्रुप से बिलोंग्स करता हूँ। ठीक, उसी तरीके से पांचाल देश एक अलग एरिया था जहाँ पे अलग लोग रहते थे, तो ये सारी चीज़ें उभर कर आई। ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, अब वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे, है ना। ट्राइबल असेंबलीज लगती थी। ऋग्वेद में हमने देखा कि सभा और समिति ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी और यही सारी चीज़ें तय करती थी कि हमारे ग्रुप का मुखिया कौन होगा, हमारे कान का मुखिया कौन होगा। अब हम जब लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, हम देखते हैं सभा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था समिति के तुलना में। मतलब अब जो इम्पोर्टेंट ग्रुप के जो इम्पोर्टेंट लोग जो ग्रुप बनाते थे सभा में, अब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जो कॉमन पीपुल थे अब वो कम महत्वपूर्ण रहा। तो सभा मोर इम्पोर्टेंट देन समिति, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ही एग्जाम में पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड पूछा तो ये लिख देना है। कितनी आसान तरीके से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं राजा की वैधता, राजा लेजिटिमेसी। ये भी एक कॉन्सेप्ट उभर के आया कि अब राजा की वैधता कैसे तय की जाए। तो राजा जब किसी जगह पे अपना अधिकार जमाते थे तो वो यज्ञ किया करते थे, वो बलि दिया करते थे। तो उसी में कुछ यज्ञ है, जैसे राजसूय यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ था। ये सब यज्ञ करके राजा अपने अथॉरिटी को दिखाते थे कि मैं पावरफुल हूँ और मैं तुम सबको दूसरे शत्रु से बचा सकता हूँ। देखो मैंने ये सारे यज्ञ को किया क्योंकि मैं मजबूत हूँ। तो इससे राजा अपने वैधता लेजिटिमेसी को बताते थे। राजा का और काम क्या होता था, इंटीग्रेशन का। वो अपने टेरिटरी को एक में मिलाकर रखते थे और जिस टेरिटरी वो उसी टेरिटरी को मिलाते थे जिसमें रिसोर्सेज होता था, जिसमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता था, डिस्ट्रीब्यूशन। वही बात है ना, अभी अगर हम मान लेते हैं कोई देश है तो वो उस एरिया पे ज़्यादा अधिकार दिखाएगा जहाँ से उसका इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग होगा, जहाँ से उसे अपने देश के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो राजा उस वक्त का भी वही काम करता था, उस एरिया को अपने में मिलाता था जहाँ रिसोर्स होता था, जहाँ से इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़े, जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने सामानों को। जब इंटीग्रेशन शुरू होगा, जब राजा एक जगह के हैं और वो दूसरे जगह को हड़पेंगे तो कन्फ्लिक्ट भी होगा, युद्ध होगी, ऐसे तो नहीं हड़प लेंगे। तो ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। अब जो है ट्रैवल कॉन्फ्लिक्ट हमें इंट्रा कान भी देखने को मिलता है, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कुरु कान अभी हमने पढ़ा, उसमें कौरव और पांडव दोनों थे और कौरव और पांडव के बीच का युद्ध जो है हमें महाभारत में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। ठीक, पृष्ठ ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। जो ब्राह्मण होते थे, पुजारी वर्ग होते थे, उनका एक ही काम था रिचुअल्स कराना और लोगों को भगवान के साथ जोड़ना। ये सारे काम उनका होता था और उसके लिए उन्हें दान और दक्षिणा दिया जाता था। अब हमने पॉलिटी खत्म कर लिया, अब हम सोसाइटी को देखते हैं उस वक्त का सोसाइटी कैसा था। सोसाइटी में अनइक्वल ग्रुप थे, 4 वर्ण अब आ चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। कहा गया है कि एक यूनिवर्सल क्रिएटर जो दुनिया बनाए, जिन्हें उस वक्त प्रजापति कहा गया, प्रजापति ने ही दुनिया बनाया ऐसा कहा गया। और प्रजापति के शरीरों से निकला हुआ ही कुछ ग्रुप है जिसको इस तरीके से दर्शाया गया है। जैसे प्रजापति के माउथ यानी कि मुंह से ब्राह्मण का उदय हुआ, प्रजापति के बाह से मतलब बाहुबल हो गया जहाँ से क्षत्रिय का उदय हुआ, प्रजापति के जांघ से वैश्य, थाई से वैश्य का उदय हुआ और प्रजापति के पैर से फीट से शूद्र का उदय हुआ। इसलिए शूद्र को सबसे नीचे लेवल पे देखा जाता था और सबसे ऊपर ब्राह्मण होता था और सबसे नीचे शूद्र होता था। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र सबसे नीचे। तो एक प्रजापति हैं, प्रजापति के सारे शरीर के अंग हैं ये सारे ग्रुप। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, आप लोग जान लें। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण आ गया, अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ गया। और अब बर्थ के हिसाब से स्टेटस मिलने लगा, जो जिस जगह जन्म लिया वो वही होगा। पहले काम के हिसाब से मिलता था, अब बर्थ के हिसाब से मिलना शुरू हो गया। अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ लेकिन शुरू हो चुका था। ठीक है, हायरार्कियल ऑर्डरिंग हमने देखा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। हमने इंडोगेमी, अब मैं इंडोगेमी की बात करता हूँ कि इस वक्त जो सोसाइटी था उसमें इंडोगेमी होता था। मतलब
इंडोगेमी मतलब एक ही ग्रुप के अंदर विवाह, ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर विवाह होता था। यहाँ पे आप सगोत्र देख रहे हैं, उससे आप गोत्र मत ना समझें, गोत्र आगे है जो अलग चीज़ है। सगोत्र विवाह मतलब सगोत्र नहीं था एक्चुअली, ये एक ही ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर ही एक विवाह जो होता था उसे इंडोगेमी कहा जाता था। एक गोत्र के अंदर विवाह नहीं होता था, ये ध्यान रखेंगे, सगोत्र नहीं होगा। एक ग्रुप के अंदर जो विवाह होता था उसको इंडोगेमी कहते थे। मतलब एक ट्राइबल कान है तो उसी कान के लोगों से शादी विवाह करना। लेकिन गोत्र अगर किसी का एक होता था, जो हम आगे देखेंगे, तो उसमें विवाह नहीं होती थी। खैर वो हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक। तो इंडोगेमी का परंपरा था, एक ही ग्रुप के अंदर विवाह होता था। उसके बाद अनटचेबिलिटी अभी तक नहीं था, वो अब्सेंट था। चलिए, कम से कम ये तो अब्सेंट था उस वक्त, जो बाद में डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब छुआछूत लेटर वैदिक पीरियड में नहीं था, ठीक। कंपोजिट सोसाइटी बन चुका था। कंपोजिट सोसाइटी के कहने का मतलब है कि जो वैदिक पीपल थे वो तो थे ही, वैदिक पीपल के साथ साथ नॉन वैदिक ट्राइब का भी एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ और एक ग्रुप बना जिसको कि हम कंपोजिट सोसाइटी कहेंगे। इसके ढेर सारे उदाहरण अलग अलग जगहों पर मिले हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में। यही, चलिए मैं आ गया अब गोत्र पे। गोत्र की बात होती है तो गोत्र मतलब होता है जिसके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। मतलब कोई कोई पर्सन है और दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं, लेकिन जब पता चला दोनों का गोत्र एक है तो फिर लगता है कि नहीं, हम लोगों के पूर्वज एक ही थे, तो फिर एक पूर्वज में शादी विवाह कैसे। तो इसलिए गोत्र उस वक्त आया और एक गोत्र के अंदर जो है शादी नहीं होती थी, ठीक। फैमिली की बात करें सोसाइटी में, तो फैमिली पैट्रियार्कियल थी, मतलब पितृ सत्तात्मक सोसाइटी, जिसमें पिता का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता था, जिसको कि हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहेंगे, जहाँ मेल का वर्चस्व ज़्यादा था। इस तरीके का सोसाइटी उस वक्त था। जबकि ऋग्वेद में हमने देखा पैट्रियार्कियल सोसाइटी तो थी, लेकिन विमेन का एक अच्छा रोल था, है ना। लेकिन यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में वो विमेन का अधिकार अब छिनता दिख रहा है। तो जैसे जैसे समय बीती विमेन का अधिकार वैसे वैसे कम हुआ। जैसे जैसे हम लोग जब पुराने ज़माने में जाएंगे तो विमेन का अधिकार हमें स्टेटस अच्छा दिखता है, ठीक। तो बात का बनाया हुआ ये सब रूल है। गृहपति आता है तो गृहपति जो कि स्पेशल स्टेटस होता था किनका, गृहपति मतलब घर के जो मुखिया होते थे, मालिक होते थे। वेमेन की बात करें तो अब ये मैन के सबऑर्डिनेट रहने लगी और ये डिसीजन मेकिंग में अब इन्वॉल्व नहीं होती थी। जबकि हमने ऋग्वेद में देखा कि विमेन सभा समिति में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सभा समिति में ये पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अब इसको विमेन का जो अधिकार था वो अब छिनता दिख रहा है। अब इसी में लेटर वैदिक पीरियड में 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के 3 स्टेज के बारे में बताया गया है। एक ब्रह्मचारी स्टेज, जिसमें कि स्टूडेंटशिप, विद्यार्थी जीवन जिसको कहेंगे, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है। जब पढ़ाई लिखाई वाला जीवन खत्म हो गया तो गृहस्थ जीवन आता है, जिसमें शादी विवाह घर परिवार ये होता है। और जब ये वाला घर परिवार वाला काम भी हो गया तो फिर वानप्रस्थ हो जाता है, लोग अपने घर को छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर देते थे। ये तीसरा स्टेज था। अब हम बात करेंगे सन्यासी की। तो लेटर वैदिक पीरियड में सन्यासी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सन्यासी जो है वो बाद के समय में हमें आता दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से जीवन से पूरी तरीके से सन्यास ले लिया। अब उसका सिर्फ एक ही काम था, भक्ति का, ठीक। तो ये सब चीज़ उस वक्त नहीं था लेटर वैदिक पीरियड में, याद रखेंगे, सन्यासी नहीं था। जो चीज़ नहीं था आप खासकर फोकस करेंगे, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाता है। अगर आप इग्नू में पढ़ रहे हैं तो डिटेल से करेंगे, जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी मिलेगा और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ बहुत काम आएंगे। चलिए अब हम रिलीजन को देखते हैं, उस वक्त का रिलीजन कैसा था। तो यजुर्वेद हमें बताता है सैक्रिफिशियल रिलीजन को, कि बलि प्रथा उस वक्त थी और पब्लिक सेक्रीफाइस किया जाता था राजसूय यज्ञ में, वाजपेय यज्ञ में या फिर अश्वमेध यज्ञ में। जब अश्वमेध यज्ञ आता है मतलब राजा अपने प्रोस्पेरिटी के लिए ये यज्ञ करते थे, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने लोकप्रियता के लिए ये
यज्ञ राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। बाकी के राजसूय और वाजपेय यज्ञ जो था वो एग्रीकल्चरल रिचुअल्स, मतलब खेती, अनाज, इकोनॉमी कंडीशन, ये सबको करने के लिए राजसूय और वाजपेय यज्ञ होता था। वाजपेय यज्ञ जो है और एक समय होता था अपने अथॉरिटी को दिखाने के लिए भी ये दोनों यज्ञ किया जाता था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करके राजा अपने लोकप्रियता को दिखाते थे। प्रिस्टक्राफ्ट जो है, प्रिस्टक्राफ्ट तो फिर इससे पहले भी हमने देखा, प्रोफेशनल लोग जो कि कोई भी रिचुअल्स विधि को संपन्न करने का काम यही पुजारी वर्ग का होता था। अब देखिए ऋग्वेद में हम जो भगवान, जो ईश्वर देख रहे थे लेटर वैदिक पीरियड में, उनका जो वैल्यू था वो घटता बढ़ता दिख रहा है। जैसे इंद्र और अग्नि जो ऋग वैदिक पीरियड के प्रोमिनेंट भगवान थे, जो सबको बचाते थे, उनका इम्पोर्टेंस लेटर वैदिक पीरियड में खत्म होता हुआ दिख रहा है। प्रजापति द क्रिएटर, अभी मैंने बताया कि प्रजापति के मुंह से ब्राह्मण, बाँह से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र ये निकला। इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ता हुआ हमें लेटर वैदिक पीरियड में दिख रहा है। रुद्र जो कि ऋग वैदिक पीरियड में एक छोटे से ईश्वर देवता थे, उनका इम्पोर्टेंस अब लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा हो गया। पुषण, पुषण जो कि ऋग वैदिक काल में कैटल को बचाते थे, गाय भैंस को बचाते थे, अब उनका जो है वो अब शूद्र के देवता हो गए, है ना। तो एक तरह से वैल्यू को घटाया गया। वर्शिप ऑफ नेचुरल फेनोमेनन जो है वो अब कम दिखता है। ऋग वैदिक पीरियड में जैसे थंडर, मतलब बिजली कड़कना, उसकी पूजा, हवा की पूजा, अग्नि पूजा, अब वो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में वो कम होता दिख रहा है। तो चेंजिंग गॉड, गॉड के लिए भक्ति किस तरीके से चेंज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, हमने वो देखा। अब हम फोक ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा जान ले। फोक ट्रेडिशन के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है। हिंदी मीडियम वाले में कह दूं, फोक ट्रेडिशन यानी लोक ट्रेडिशन जो लोकल लेवल पे होता है। जैसे कि मैजिकल फार्मूला, जैसे अब कोई मंत्र, जो मंत्र किसी को ठीक कर दे, ये सारी चीज़ें, ये सब फोक ट्रेडिशन कहलाती है। वो अथर्ववेद में, जैसे जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में था, जिसको कि हम लोग फोक ट्रेडिशन कहते हैं। ये किया जाता था किस काम के लिए, तो बीमारी से बचने के लिए। ये किया जाता था किसी लोग को हेल्दी रखने के लिए, उसे धनी रखने के लिए, उसे प्रोस्पेरस और ज़्यादा सम्मानजनक रखने के लिए, अपने कैटल को और अपने ज़मीन को बचाने के लिए भी ये सारी चीज़ें फोक ट्रेडिशन में ये सब चीज़ें किया जाता था। अब लेटर वैदिक पीरियड में हमें पिशाच और राक्षस, इसका भी जिक्र मिल जाता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो यूनिट था, कौन सा यूनिट था, ये यूनिट 9। इस यूनिट 9 को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 10 को देखेंगे। धन्यवाद।